सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। हम लोग 4 चरण में जीरो टू टॉप इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को रीड कर रहे हैं। इसमें ये बताना ज़रूरी है कि इसको 4 वे में क्यों बांटा गया। डाइल्यूशंस की अलग क्लासेस चल रही हैं, डिजीज़ वाइज अलग क्लासेस चल रही हैं। कॉम्प्रेस को लेकर के ये क्लास मैं दे रहा हूँ। 46 पॉइंट का डिजीज़ वाइज अगर जानकारी हो और फॉर्मुलेशन भी हो तो डिज़ीज़ को क्योर करने में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बहुत कारगर साबित होता है। आज हम लोग द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 की 6th चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रोंकियल नेट का विस्तृत विवरण मैं बता देता हूँ, परिचय दे देता हूँ इसका। ब्रोंकियल नेट श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग का जटिल जाल बनाता है। यह जाल ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलिस और एल्वियोली से मिलकर बना होता है। ब्रोंकियल नेट का मुख्य कार्य जो है वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान को सुगम बनाना। ये प्रणाली शरीर की संपूर्ण ऑक्सीजन आपूर्ति का आधार है। और इस लेख में, इस क्लास में ब्रोंकियल नेट की संरचना, कार्य, विकार और चिकित्सा प्रबंध का जो विस्तृत वर्णन होना चाहिए, मैं उस पे विशेष चर्चा, विशेष बोलना चाहिए जानकारी आप सभी को इस पुस्तक के माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को देना चाहूँगा। श्वसन तंत्र का संक्षिप्त जो परिचय है। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। इसमें मुख्यतः 6 भाग होते हैं। पहला नाक, जिसको हम नोज कहते हैं। दूसरा गाल, जिसको हम लोग फ्रेनेक्स कहते हैं। तीसरा श्वास नली, जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। चौथा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलिस, जिसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं। फेफड़े, जिसको लंग्स कहते हैं। और एल्वोयली, जिसको हम एल्वोयली ही कहते हैं। ब्रोंकियल नेट की अगर संरचना की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकियल नेट कई भागों से मिलकर के बना होता है। इसमें पहला प्राइमरी ब्रोंक्यूली, जो श्वास नली का पहला विभाजन होता है। श्वास नली 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। राइट ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, क्योंकि देखिए क्या है, ब्रोंकियल नेट खाली बोल देने से डिजीज़ की जानकारी आप कैसे निकालेंगे, पेशेंट को क्या हुआ है और वहाँ पे कॉम्प्रेस आप क्या लगाएंगे या कहाँ लगाएंगे। तो उसकी जानकारी के लिए ही ये पुस्तक विशेष है। बायां एक तो राइट ब्रोंक्यूस और एक लेफ्ट ब्रोंक्यूस। सेकंड में है सेकेंडरी ब्रोंक्यूस, जो कि प्रत्येक प्राइमरी ब्रोंक्यूस आगे विभाजित होकर के सेकेंडरी ब्रोंक्यूस बनाता है। ये फेफड़े के लोब को सपोर्ट
करता है। इसके बाद होती है टेरिटरी ब्रोंकी, जो कि सेकेंडरी ब्रोंकी आगे टिशियरी ब्रोंकी में विभाजित हो जाती है और जो फेफड़े के छोटे छोटे हिस्सों की जो आपूर्ति करती है, ये इसका कार्य होता है। ब्रोंक्यूलिस ट्रैकिया ब्रोंक्यूली छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है और ये कार्टिलेज की होती है और इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे कंडीशन में बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी कार्टिलेज की मेडिसिन C3 होती है। और आदमी कहेगा यहाँ C3 का रोल प्ले नहीं है, बट C3 का रोल प्ले यहाँ बहुत अधिक होता है। S3 का भी रोल प्ले होता है और C3 का भी रोल प्ले होता है। इसके बाद 5वें नंबर की है ट्राइमिनल ब्रोंक्यूलिस। यह ब्रोंकियल नेट की अंतिम भाग होती है। इसको एलिवियोली के नाम से आप लोग जानते हैं, इससे ये जुड़ा होता है। एल्वियोली जो होता है ये वायु की कोशिका होती है जहाँ गैस का आदान प्रदान होता है। ब्रोंकियल नेट का फंक्शन भी जानना जरूरी है। वायु का जो प्रवाह होता है ब्रोंकियल नेट को नाक से लेकर के फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, गैसों का जो आदान प्रदान होता है जिसमें एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। SpO2 लेवल के जो केसेस होते हैं ना, इसमें बहुत रोल प्ले करता है। फेफड़े की सफाई, जिसमें ब्रोंकियल नेट में मौजूद म्यूकोस और सीलिया धूल, जीवाणु और अन्य हानिकारक कणों को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है वायु का तापमान और नमी नियंत्रण। ब्रोंकियल नेट का वायु के तापमान और नमी को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है और फेफड़े को अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। संरक्षण की बात करें तो यह बाहरी जो प्रदूषण होता है या कोई संक्रमण होता है फेफड़े के अंदर, उसकी ये रक्षा करता है। ब्रोंकियल नेट का अगर डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है, इसकी जानकारी भी आप सभी को होनी चाहिए। काम करते करते थक जाते हैं। ब्रोंकियल नेट का अगर हम बात करते हैं ब्रोंकियल नेट से संबंधित विकार की, तो सबसे पहली चीज आती है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में सूजन की स्थिति को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? खांसी आती है जो कि कभी कभी सूखी और कभी कभी सफ़ेद झाग वाली बलगम वाली खांसी होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। ESR चेक करेंगे तो एकदम माइनर बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन हाँ स्नोफिल्स देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3-4 इस टाइप से मिल सकता है DLC में। सीने में एक जकड़न टाइप का महसूस होता है, जैसे लगता है कोई पकड़ के रखा है, और थकान महसूस होती है। इसमें कारण क्या होता है? कई बार वायरल और कई बार बैक्टीरियल संक्रमण, लिम्फ डिसऑर्डर होता है तो लंबे समय तक जाता है, लेकिन अगर ब्लड डिसऑर्डर होता है तो थोड़ा लंबे समय से, मतलब थोड़े कम समय में पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें धूम्रपान, वायु प्रदूषण, और इसमें अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें तो P4 का बहुत अहम रोल प्ले होता है। ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे आप P2 का भी यूज़ कर सकते हैं और P1 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, F2, Ver2 और H10
का भी उपयोग यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। नेबुलाइजेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो दे सकते हैं वेन1 P2 B और आपका C5, इसको डाल करके कॉम्प्रेस सॉल्यूशन बना लेंगे D2 में, और इसमें से 2 ml 1.5 ml आप कॉम्प्रेस दे सकते हैं। सेकंड है अस्थमा। यह ब्रोंक्यूल ट्यूब्स का एक दीर्घकालिक क्रोनिक कंडीशन डिजीजेस के रूप में जानते हैं, जिसमें वायु मार्ग जो होता है वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? ESR डेफिनेट बढ़ा हुआ मिलेगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, घबराहट होगी, सीने में जकड़न होगी, खांसी भी लगातार होगी, कभी कभी इतनी ज़्यादा कि ऐसा लगेगा जैसे सांस पेशेंट का अब छूटा कि तब छूटा। उपचार के तौर पे व्यक्ति को इन्हेलर देना चाहिए, लेकिन इन्हेलर भी किसका? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। P2 वेन1 C5 और BE डाल करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। पेन आ रहा होगा तो F2 भी डाल सकते हैं। और नीलगिरी का तेल मिलता है मार्केट में, लगभग 10 ml में 1 ड्रॉप का रेशियो हो गए सभी मेडिसिन का। 1 ड्रॉप लेकर के जो 1 ड्रॉप बचे, 1 ड्रॉप उसमें से निकाल करके 10 ml में 1 ड्रॉप डाल करके मेडिसिन जनरेट किया जाता है। इसको आप लगा सकते हैं। इन्हेलर देना होता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब आप कफ से रिलेटेड जो मेडिसिन मैंने बताया P4 वगैरह, उसको लेकर के आप ओरल के तौर पे दे सकते हैं, और एक्सटर्नल में जो बताया उसको देंगे। तीसरी अगर बात करें, किसी ने मुझे पूछा था COPD क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। फिर भी देखना होगा तो ये पुस्तक आप परचेस कर लीजिए। यह एक दीर्घकालिक फेफड़ों का रोग है जिसमें वायु मार्ग स्थायी रूप से संकुचित हो जाता है। स्थायी मतलब परमानेंट। लक्षण: लगातार खांसी, सांस फूलना, थकान। उपचार के तौर पे अगर बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर, ऑक्सीजन थेरेपी मतलब समझ रहे हैं ना, ह्यूमन इम्यून 4 मतलब एस्टेन, P2 VER2, P1, और आपका अगर बुखार आ रहा हो तो F2 भी। ये रेमेडी यहाँ पीने के लिए दी जाती है, और थोड़ा सा जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होती है। ठंडे पानी से थोड़ा बचाव करने की आवश्यकता होती है। चौथा डिजीज इसमें होता है ब्रोंकोस्पैज्म। ऐसी स्थिति तब होती है जब ब्रोंकियल मांसपेशियां जो होती है वो अनायास सिकुड़ जाती हैं, ज़्यादा सिकुड़ गई हो, ऐसी कंडीशन होती है। तब सांस लेने में कठिनाई होती है, घबराहट होती है, सीने में जकड़न होती है, और उपचार तो इसमें भी ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे आपको नेबुलाइजेशन वगैरह करना होगा। पांचवें डिजीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रोंकोसाइटोसिस। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ब्रोंकाई स्थायी रूप से चौड़ी हो जाती है, और वहाँ पे संक्रमण का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। TLC DLC इसमें चेक करेंगे, दिखेगा बिल्कुल अंतर क्या है। लक्षण की बात करते हैं तो बलगम वाली खांसी आती है। इसमें
जो स्प्यूटम होता है वो येलो या ग्रीन भी कभी कभी देखने को मिलता है। प्रोडक्टिव कफ होगा तो ब्लैक भी दिख सकता है, स्मोकर्स कफ भी होगा तो ब्लैक दिखता है कफ में। सांस लेने में कठिनाई होती है और बार बार इसमें टीएलसी जो है वो डिस्टर्ब होगा, कभी बढ़ेगा, लॉस होगा तो नुकसान ज़्यादा है, लिम्फ डिसऑर्डर हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हाई हो रहा है तो डेफिनेटली ब्लड डिसऑर्डर हुआ है। कॉम्प्रेस इसमें जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन पार्ट से आपको देखने को मिलेगा। इसमें केयर ऑफ ब्रोंकियल नेट की हम बात करते हैं। ब्रोंकियल नेट की कुछ देखभाल करने की ज़रूरत होती है। धूम्रपान छुड़वाने की ज़रूरत पड़ती है। धूम्रपान ब्रोंकियल नेट को नुकसान पहुंचाता है और श्वास विकार का कारण बनता है। अगर बात करें स्वच्छ वायु की तो वायु प्रदूषण से बचाव करने की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वायु सांस लेने के लिए पेशेंट को मिलना चाहिए, नहीं तो खतरा बढ़ता है। संतुलित आहार जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमारी H10 मेडिसिन है, विटामिन सी S11 है, तो इस तरीके से रेमेडीज़ को आप दे सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है जिसमें फेफड़े की जो क्षमता होती है वो बढ़े। ब्रोंकियल नेट को स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। नेबुलाइजेशन आवश्यक होता है तो बिल्कुल नेबुलाइज करने की ज़रूरत होती है ताकि वायु मार्ग खुले रहें। और अगर किसी प्रकार का कोई टेंशन है तो एक रेमेडी है इलेक्ट्रोफियर, NH इलेक्ट्रोफियर, ये यूनिट 3 से प्रोवाइड होती है, आप मंगा सकते हैं। इसमें तनाव संस्थान जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें हाइपरटेंशन नहीं होने देता है और उसके जो समस्याएं बढ़ती है उसको आप चाहें तो योग वगैरह से भी, योग से मेडिटेशन से भी न्यूट्रलाइज करने का एक प्राणायाम वगैरह बोलते हैं ना, उसको आप कर सकते हैं। इसमें कुछ कंक्लूज़न सभी में मैंने निकाले हैं। ब्रोंकियल नेट का जो कंक्लूज़न है, ब्रोंकियल नेट श्वास तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो वायु के प्रवाह और गैसों के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी संरचना और कार्य का जो ज्ञान होना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक के लिए अति आवश्यक है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए अगर आवश्यक हो तो स्वास्थ्य जीवन के लिए नियमित देखभाल और समय समय पर ब्रोंकियल नेट के रिलेटेड जो उपचार होते हैं वो करने में सहायता मिलती है। तो ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को आप लोग खरीद लीजिए क्योंकि ये पुस्तक दोबारा रिपब्लिश हो चुकी है। हालांकि मेरे पास इसकी मास्टर कॉपी है जिसमें मैंने करेक्शन करके इसको रेडी किया था। ये पुस्तक जब छप रही है तो ख़त्म हो जा रही है। इस बार 25 की सीरीज़ में मैंने इस पुस्तक को पब्लिश कराया है। ये पुस्तक जो है बुधवार से फर्स्ट लॉट का 3rd वे प्रोसेस में डिस्पैच होने जा रहा है, जिसमें साउथ के 2 डॉक्टर हैं जो कि इंग्लिश बुक है, और इसकी जो हिंदी बुक है इसका फर्स्ट लॉट मंगलवार से प्रोसेस में आएगा और गुरुवार से पुस्तकें जो है वो डिस्पैच होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। हाँ, एक ज़रूरी सूचना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है डाइल्यूशन की बुक को लेकर के, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही जो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों पब्लिश हो चुकी है। पार्ट 2 अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकता है, 2000 की पुस्तक है, बट 1500 रुपये जमा करके ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो सीरीज़ है जिसमें 2 और 3
2 का जो प्राइस है 2000, जबकि आपको उसके लिए पेमेंट 1500 करना है। और अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 की बात करूं तो 1500 रुपये है, बट 1300 रुपये में उसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी की द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 की बात अगर मैं करूं, जो कॉम्प्रेस स्पेशल जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, जबकि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 35 डिजीजेस के ऊपर वो काम करता है। बात है कॉम्प्रेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम ओरल और एक्सटर्नल और दोनों वे में ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। और डिजीज़ दोनों वे में जब डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पेशेंट का जो डिजीज़ होता है वो कई बार कुछ ही खुराकों में डिजीज़ मूल रूप से न्यूट्रल हो जाता है। अगर आप लोगों को ये पुस्तक चाहिए तो आप लोग बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग कराने के लिए पेटीएम का उपयोग मत कीजिएगा। हाँ, आप पेटीएम से गूगल पे और फ़ोन पे का जो नंबर है 9407761264, इस पे आप पेमेंट जमा करा करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं कि सर मैंने पेमेंट जमा करा दी है और ये इसका स्क्रीनशॉट है, मेरा एड्रेस है, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ मेरी पुस्तक यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। और फिर भी अगर पुस्तक के अंदर कुछ सीखने या कुछ त्रुटि रह जाती है तो मुझे अवगत कराएंगे, ताकि मैं उसको सुधार करके जो अन्य चिकित्सक आगे बुकिंग कराएंगे उनको ये गलती न पढ़ने को मिले। अगर कोई गलती पुस्तक में आपको नज़र आती है तो मुझे अवगत जरूर कराएंगे। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मैटिजी, जय नासक मेथोडोलॉजी।